आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। 8 जनवरी को ईडी और इनकम टैक्स की रेड आईपैक के कोलकाता ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा और फिर जो हुआ उसने सियासी तापमान आसमान पर पहुंचा दिया। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड साइट पर पहुंचती हैं और ईडी अधिकारियों से तीखी बहस होती है। एफआईआर दर्ज होती है और कैमरे के सामने ममता फाइलें और लैपटॉप साथ ले जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ममता का आरोप है कि ये जांच नहीं, चुनावी जासूसी है। आईपैक पर छापा मारकर टीएमसी की रणनीति चुनाने की कोशिश हो रही है। तो अमित शाह पर सीधा हमला, नॉटी होम मिनिस्टर, नेस्टी पॉलिटिक्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का जांच में हस्तक्षेप संवैधानिक संकट की ओर इशारा करता है? ईडी का दावा है कि कोयला घोटाले से जुड़े पैसे टीएमसी के चुनावी कैंपेन तक पहुंचे और जिन सबूतों की जरूरत थी वही मुख्यमंत्री अपने साथ ले गई हैं और अब विपक्ष हमलावर है। बीजेपी गिरफ्तारी और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है तो सीपीआई-एम और कांग्रेस भी कह रही हैं कि अगर कुछ छिपाने को नहीं था तो फाइलें क्यों हटाई गई? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, संघीय एजेंसियों का काम रोकना, क्या ये संविधान की विफलता मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का मुंबई फैसला केंद्र के हाथ बांधता है, लेकिन अगर अराजकता बढ़ती है तो तस्वीर बदल भी सकती है। राजनीतिक गणित एनडीए के पक्ष में दिखता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। राष्ट्रपति शासन लगा तो ममता को सहानुभूति मिल सकती है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है या फिर ये टकराव 2026 की सबसे बड़ी चुनावी पटकथा का एक ट्रेलर है? बंगाल की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, जांच जिस तरह से होनी चाहिए उसमें हस्तक्षेप करना, ईडी कार्रवाई कर रही थी आईपैक के ऑफिस पर और उसके बाद यहां पर ममता बनर्जी पहुंच जाती है। हाथों में उनके एक फाइल है जिसे वो अपने साथ ले जाती हैं। सवाल यही उठ रहे हैं, क्या था इस फाइल के अंदर? क्या ईडी जो कार्रवाई कर रही थी उसमें ममता का आना जरूरी था? तो ईडी की छापेमारी पर ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। ईडी शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क जब्त करना है और क्या ईडी का काम उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? ये तमाम आरोप जो ममता लगा रही है। मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले गए, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। उन्होंने कहा एक तरफ एसआईआर से नाम हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। माफ करें, पीएमजी अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें, ममता बनर्जी का बयान है। अगर आप लड़ नहीं सकते तो बंगाल क्यों आ रहे हैं? तो एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे रणनीति लूटने के लिए किया जा रहा है, तो आपको जितनी सीट मिल रही थी वो 0 हो जाएंगी। ममता बनर्जी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं। बीजेपी पर एक तरह से ईडी का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा रही हैं। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में ममता बनर्जी सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि सब जो हो रहा है वो अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। हालांकि कल भी हमने देखा किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था और यहाँ पर गृह मंत्रालय के सामने टीएमसी के जो सांसद थे वो धरने पर बैठे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सवाल अब विपक्ष भी उठा रहा है और सीधे तौर पर यह कह रहा है कि ममता बनर्जी के पास अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो हाथों में दस्तावेज लेकर क्यों घूम रही है? ये जो ग्रीन फाइल उनके पास दिखाई दे रही है वो किसकी है और इसमें क्या कुछ है? ये तमाम बातें हैं जो उठने लगी है। वहीं देखिए, पॉलिटिक्स का जो चक्कर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से केंद्र से टक्कर लेती हुई ममता बनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 जनवरी 2026 की अगर हम बात करते हैं तो आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन पर छापा पड़ा ईडी का और 8 जनवरी 2026 को ममता छापे के बीच घुसकर फाइलें भी ले गई। वहीं बता दें आपको कि ममता के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई ईडी। तो मई 2021 की बात भी हम यहां पर कर लेते हैं। नारद स्टिंग केस में 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम सीबीआई दफ्तर के अंदर धरने पर बैठ गई थी। ये ममता बनर्जी 2021 में किस तरह से उन्होंने अपना रूप दिखाया था वो आपको बता रहे हैं। वहीं टीएमसी समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर पर पथराव कर दिया था। फरवरी 2019 की भी हम बात कर लेते हैं, जहां पर शारदा घोटाले की जांच में सीबीआई कोलकाता पहुंची और ऐसे में तत्कालीन सीपी राजीव कुमार से पूछताछ होनी थी। पुलिस ने सीबीआई टीम को ही हिरासत में ले लिया। वहीं अगर हम बात करें ममता बनर्जी केंद्र के खिलाफ जिस तरह से धरने पर बैठ गई थी 2019 में, वैसे ही कुछ होता हुआ भी अब दिखाई दिया। नवंबर 2018 की भी बात कर लेते हैं, जब बंगाल में जांच के लिए अनुमति जरूरी कर दी गई थी। तो ये पूरा एक तरह से घटनाक्रम है, कब कब ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं के बीच में आती हैं, अपनी मनमानी करती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो क्या ये ममता बनर्जी को शोभा देता है? सीएम है वो पश्चिम बंगाल के और उसके बाद इस तरह से ईडी के कार्य में बाधा डालना, संवैधानिक संस्थाओं के कार्य में बाधा डालना, सीबीआई दफ्तर पर जिस तरह से पथराव किया गया था, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो ये बताती हैं कि ममता बनर्जी अपने राज्य में किसी और की सुनना नहीं चाहती हैं। कोई और कार्रवाई करे तो उनको बहुत बुरा लगता है। यानी अगर कुछ उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो
तो वो या तो धरने पर बैठ जाएंगी, नहीं तो उस कार्रवाई को एक तरह से बाधित करती हुई नजर आएंगी। तो ईडी ने जिस तरह से आईपैक के ऑफिस पर कार्रवाई की, यहाँ पर ममता बनर्जी दावा कर रही है कि टीएमसी का ही कार्यालय है, यानी टीएमसी के लिए ही आईपैक काम करता है। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया हमारा डाटा लेकर जा रही है ईडी और हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर जा रही है। तो ये ममता बनर्जी कैसे तय कर सकती हैं कि ईडी किस तरह से कार्रवाई कर रही है? क्या ममता बनर्जी ने ये पहले ही सोच लिया है कि ईडी इस तरह से काम करेगी? और आरोप तो हर कोई नेता लगाता है एक दूसरे पर, तो क्या माना जाए कि टीएमसी सच बोल रही है, वहीं ईडी कह रही है कि हमें अपनी कार्रवाई करनी है, हवाला का पैसा यहाँ पर लगाया गया था, हम उसकी जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी का जिस तरह से फाइल को ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हम कि आखिर किस तरह की रणनीति उनकी उस वक्त काम कर रही थी, क्या उनके दिमाग में चल रहा था? क्या इस फाइल में कुछ ऐसा है जो ममता बनर्जी नहीं चाहती लोगों के सामने आए, या फिर ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था ईडी की तरफ से कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस घोटाले में जुड़े हुए हैं, यानी जो ये हवाला का पैसा आया और उसके बाद यहाँ पर आईपैक में जो जिस तरह से कार्रवाई की जा रही थी, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेज हैं जो ममता बनर्जी छिपाना चाहती हैं। तो तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट का रुख भी ईडी ने कर लिया और एक याचिका डाली गई है कि आखिर किस तरह से इस काम को बाधित किया गया। वो जो कार्रवाई कर रहे थे, कुछ ऐसे अहम सबूत थे जो कि इसी हरी फाइल में है जो ममता बनर्जी के पास थी। तो ऐसे में टकराव की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि धरना प्रदर्शन करने की बात जिस तरह से ममता बनर्जी कर रही थी, विरोध जताने की बात कर रही थी, टीएमसी के जो नेता थे, सांसद थे, वो दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक तरह से हाहाकार मचाए हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आप अगर किसी संवैधानिक संस्था को काम करने के लिए मना करते हैं तो ये कितना सही है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। अगर हम बात करें 2019 की, 2021 की, 2018, तो ये वो समय था जब यहाँ पर ममता बनर्जी खुद ही ऐसी संवैधानिक संस्थाओं के बीच में आ जाती है। चलिए हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी किस तरह से जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनको और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके कार्यों में बाधा डालती नजर आती हैं। तो देखिए मई 2021 की बात हम करते हैं, जहां पर टीएमसी समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर पर पथराव किया था, क्योंकि सीबीआई यहां पर जांच करने पहुंची थी और सीएम सीबीआई दफ्तर के अंदर उस वक्त धरने पर बैठ गई थी। तो ये ममता बनर्जी की पुरानी आदत है। कहीं भी किसी तरह से कोई कार्रवाई होती है, संवैधानिक संस्था अगर कोई कार्रवाई कर रही होती है तो ये खुद ही जाकर मौके पर पहुंच जाती हैं, धरने पर बैठ जाती हैं और उसके बाद एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति यहाँ पर काम करती है। फिर उसके बाद टीएमसी समर्थक आते हैं, वो सीबीआई के दफ्तर पर पथराव कर देते हैं। तो सोचिए यहाँ पर कि जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसी की पार्टी के लोग आते हैं, पथराव करते, तो एक तरह से गुंडागर्दी क्या ये नहीं हुई? सीबीआई को धमकाना, उन पर पथराव करना, आखिर ये किस बात का सबूत है? क्या कुछ छिपाने की कोशिश यहाँ पर हमेशा से की जाती रही है? तो ये 2021 का मामला हम आपको बता रहे हैं। 2019 के मामले की बात कर लेते हैं। शारदा घोटाले की जांच थी और सीबीआई कोलकाता पहुंची थी। उस वक्त भी कुछ यही स्थिति देखने को मिली थी जब तत्कालीन सीपी राजीव कुमार से पूछताछ होनी थी। तो ऐसे में पुलिस ने यहाँ पर सीबीआई टीम को ही हिरासत में ले लिया था। ये भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला था कि सीबीआई भी स्वतंत्र वहां पर नजर नहीं आ रही थी। तो पश्चिम बंगाल का जो माहौल है इस तरह का बन चुका है कि अगर कोई भी संवैधानिक संस्था वहां पर पहुंचती है, कोई कार्रवाई की जाती है और अगर वो व्यक्ति टीएमसी से जुड़ा हो या टीएमसी से किसी भी तरह से ताल्लुक रखता हो, तो वहां पर ममता बनर्जी पहुंच जाएंगी, संरक्षण देंगी ऐसे लोगों को। तो यहाँ पर ईडी भी काम नहीं कर पाती है, सीबीआई भी काम नहीं कर पाती है और ऐसे में ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठने लगते हैं कि एक सीएम के लिए क्या इन संवैधानिक संस्थाओं के कार्य में बाधा डालना जरूरी है? क्या यहाँ पर सीएम अपने मन मुताबिक हर स्थिति को देखना चाहती हैं? अगर यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई हो रही है ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, तो उस कार्रवाई को होने दें। आप उसमें बाधा क्यों डाल रही है? और आपका कहना है कि ये ईडी जो है वो केंद्र सरकार के कहने पर चलती है, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर जो आप कह रही हैं वही सही है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये ममता बनर्जी हैं जो हर सबूतों को छुपा लेती हैं, टीएमसी के लोगों को बचा लेती हैं। कितने ऐसे वाकये हुए जिसमें टीएमसी के कई बार नेता शामिल हुए हैं, तो वहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। अब ये जो समय है वो है चुनावों का, यानी कि आने वाले समय में चुनाव होने हैं और ऐसे में ये सारा जो माहौल है इस वक्त गरमाया हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो हालात है क्या वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए
जरूरी हो गए हैं, ये सब जो है माहौल पर तय करेगा। फिलहाल काफी गहमा गहमी। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है, चर्चा करेंगे उनके साथ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राम कुमार पाल जी जुड़ गए हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से ममता बनर्जी के हालात बने हुए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के काम को अफेक्ट करना, अब सवाल उठा रहा है विपक्ष, पीसीपीआई की तरफ से भी ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ममता बनर्जी क्या छुपाना चाहती है। अगर वो साफ पाक है तो उन्हें ऐसा कुछ भी हरकत करने की जरूरत नहीं है कि वो हरी फाइल को अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में लेकर चली जाती है। राम कुमार जी, पहले रिएक्शन आपसे सर। नमस्कार, सभी वरिष्ठों को नमस्कार। देखिए, ममता जी जो कर रही है, खाली संविधान की बात करती, संविधान के दायरे में कोई काम नहीं कर रही है वो। उनके पास सिर्फ दो चीज नहीं है, करेंसी और सेना, बाकी सब कुछ उनके पास है। देश विरोधी हर बात उनके पास है, संविधान विरोधी हर काम उसके साथ है। उन्होंने यहाँ भी धमकाया, दिल्ली में भी धमकाया। आपने सुना ही होगा उनके मुंह से कि हमारे इजाजत के बिना होटल से बाहर नहीं निकल सकती है। और उसके बाद में कोर्ट में भी अगर वहां पे इतने लोग हो गए कि जज को कहना पड़ा कि जो इस केस से जुड़े नहीं बाहर जाए। कोई नहीं गया। कोर्ट भी अपना निर्णय 14 तारीख पे ढकेल दी। ये तो हमें याद आता है कि यूपी में अतीक अहमद के समय 10-10 जजों ने कहा था कि हम निर्णय नहीं दे सकते। वैसा कुछ होता नजर आ रहा है। तो क्यों ना राष्ट्रपति राज शासन लगे? 100% लगना चाहिए। इतना कुछ वो अलग देश नहीं है, भारत देश का एक राज्य है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं राम कुमार जी कि यहाँ पर अगर ईडी कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी तो उसमें ममता बनर्जी बाधा डालेंगी और ये काफी है राष्ट्रपति शासन लगने के लिए। देखिए, वो कोई सरकारी संस्थान नहीं था। वो हाईटेक जो था वो प्राइवेट संस्थान था। उसके संस्थापक प्रशांत किशोर थे और अभी जैन साहब देख रहे थे जी। और वो भी सिर्फ दिल्ली चुनाव में काम किया, बिहार चुनाव में काम किया, तेलंगाना चुनाव में काम किया, तमिलनाडु चुनाव में काम किया। उन्होंने उसकी काम की कीमत रखते थे। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र तरीके से ममता बनर्जी कार्रवाई नहीं करने देती। पश्चिम बंगाल में जब भी किसी मामले की जांच होती है, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे ईडी की बात हो, किसी भी तरीके से वो काम को जो है प्रभाव करने की डालने की कोशिश करती है, प्रभावित करती है। शेखर कुमार जी, आपको क्या लगता है? अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? हालांकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या इस तरह के हालात जो बनते हैं उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? देखिए गीतू जी, इस देश में एक अघोषित आपातकाल पहले लगा हुआ है, क्योंकि इस देश में बहुत डरा हुआ नेतृत्व बैठा हुआ है जो कि हर जगह पे जहां पे विपक्षी दलों की सरकार है, कभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, कभी हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, चुने हुए शेखर कुमार जी, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ममता बनर्जी की कार्रवाई को आप क्या कहेंगे? अगर वो हाथों में फाइल लेकर जा रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, बताता हूँ, कितना सही है? मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। इस ईडी ने आज तक जब भी चुनाव के टाइम पे कार्रवाई करती है, आज तक एक भी केस इनका कंक्लूजन तक पहुंचा है? कोई 4 नाम ये नहीं बता पाते। 4 नाम आज बता दे भाजपा प्रवक्ता कि जहां ईडी ने कहीं कंक्लूजन पे पहुंचाया हो किसी केस को। आप हेमंत बिश्व शर्मा ले ले, नारायण राणा ले ले, आप अजीत पवार को ले ले, जहां भाजपा के सहयोगी की कार्रवाई पर आप कह रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो सही नहीं है और वो चुनावों की तरफ, जब चुनाव का माहौल होता है तब वो कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया वो कितना सही था? ममता बनर्जी के पास कोई रास्ता नहीं है इस देश में अब आगे क्या हो रहा है। यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल के साथ ये कुछ नहीं प्रूव कर पाए, उन्होंने ठीक है, यानी कि अगर ईडी सीबीआई कार्रवाई करेगी तो ममता बनर्जी खुद आ जाएंगी और अपने हाथ में कानून को ले लेंगी। ठीक है, हाँ, ये माना जाए ना फिर तो शेखर जी। ठीक है, संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश लेने वाला है। ठीक है सर, संदीप जी का रिएक्शन भी लेते। संदीप जी, कितना सही है कि अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है बीजेपी यहाँ पर ईडी का इस्तेमाल कर रही है, केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, तो ठीक है, ममता बनर्जी खुद आएंगी, ईडी की कार्रवाई नहीं होने देंगी, सीबीआई के काम नहीं चलने देंगे? नहीं, ममता बनर्जी भूल जा रही हैं कि वो एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री मतलब एक संवैधानिक दायित्व उनके ऊपर है कि संविधान और कानून सम्मत निर्णय लें या कानून सम्मत व्यवहार उनका आचरण होना चाहिए। लेकिन मेरे साथी विश्लेषक ने जो कहा कि अरविंद भाई का नाम ले लिया, तो अरविंद के सारे आचरण जो है ममता बनर्जी फॉलो कर रही हैं। अगर वो मफलर बांध लेते हैं तो ममता बनर्जी भी कुछ कहीं कर लेती हैं जिससे लोगों का अटेंशन होता रहे। अब ये हरी फाइल कहीं अटेंशन लेने के लिए है या किस लिए है,
ये सब बातें तो बाद की है। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ी बात गीतू जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, पिछले 4-5 साल से जो भी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, रह रह के केंद्रीय एजेंसियों पे अटैक, केंद्रीय पुलिस बलों पे अटैक, इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद जो ममता बनर्जी सरकार का स्टैंड है और जो केंद्र सरकार का स्टैंड है, दोनों ही कहीं न कहीं शक के दायरे में आता है। आप बताइए, बांग्लादेश से लगी हुई 145 किलोमीटर सीमा की जमीन का अधिग्रहण का काम इस सरकार ने नहीं किया है अभी तक, और इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। भाई यह सबसे बड़ा पॉइंट है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा में डाल रहे हैं। बांग्लादेश से सटी हुई पश्चिम बंगाल की सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, देश के 30 राज्यों की सुरक्षा उससे जुड़ी हुई है, और केंद्र सरकार के लिए पूरा आधार बनता है कि इस पे राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां पे काम करे। अगर राष्ट्रपति शासन लगा करके काम नहीं किया जाता और मान लीजिए फिर से ममता सरकार आ जाती है, तो 5 साल के लिए क्या पश्चिम बंगाल तो संदीप जी, इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? क्या बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है? देखिए, कहीं कहीं पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जबकि आज की भाजपा और पहले की भाजपा जो अटल जी की थी उससे बहुत अंतर है। भाई नोटबंदी होती है, किसी को नहीं पता रहता, शाम को 8 बजे पता चलता है जी। धारा 370 खत्म होती है, किसी को पता नहीं रहता। कहीं संविधान में, कानून में इस तरह की चीजें हैं कि इस तरह से हो कि पूरी तरह से सीक्रेट हो, एक आदमी या 2 लोगों को पता हो, पूरी मंत्रिमंडल में सबको पता होना चाहिए। तो आप उठा के फेंकिए ना इसको। भाई आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरा में पैदा कर रहा है, मैं इसको छोड़िए ईडी सीबीआई सब कुछ जो चल रहा है, अभी बांग्लादेश सीमा जो है उसको जो 145 किलोमीटर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन नहीं दी है, यह बहुत बड़ा ग्राउंड है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि इस काम को आप 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज कब पूरा कर रही हैं, और नहीं कर रही हैं तो आपकी सरकार को डिसमिस किया जाएगा। इस तरह की बात चाहिए। राम कुमार जी से जवाब लेते हैं। सर बताइए कि ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं ममता सरकार को घेरा जा सकता है, ममता बनर्जी को घेरा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर शायद चुनाव पर ज्यादा फोकस है बीजेपी का भी। हो चाहे नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं। चुनाव हर भारत में हर 2-4-6 महीने में कोई ना कोई चुनाव है, ये संविधान की बात है। जिस लेकिन विपक्ष तो यही कहता है ना, जैसे चुनाव आते हैं ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तेज हो जाती है। अरे विपक्ष अपना चेहरा देखे, उनके कार्यकाल में मुलायम से लेके, मायावती से लेके, चौटाला से लेके क्या किया, कितनी सरकार दी। कल्याण सिंह के समय एक यूपी के साथ 4 सरकारें दी। सिखाने की बात ना करें, लेकिन यहाँ पर मैं तो कह रहा हूं कि ममता जी के पास सिर्फ सेना और करेंसी नहीं है, बाकी वो भारत का हिस्सा ही मान रही है। वो जिस कदर से काम करती है, अब 3 अधिकारी थे ईडी के, कोई 300 नहीं थे। वहां डीजीपी रवि को पुलिस वाले और रैपिड एक्शन फोर्स में पहुंची, प्राइवेट कंपनी में पहुंची। अरे हम हमारे बड़े भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसे प्राइवेट कंपनी के इतना संरक्षण मुख्यमंत्री देगा, किसी देश में देगा? किसी प्रदेश में है क्या ऐसी बातें? अच्छा राम कुमार जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं फिर ऐसे में राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगा दिया जाए? देखिए 2021 में भी जिस तरह से सीबीआई को एक तरह से बंदी बना लिया था, कार्रवाई नहीं करने दी गई थी, पुलिस वालों ने सीबीआई पर ही कहीं ना कहीं उन्हें घेरते हुए उनके सामने प्रदर्शन किया था। तो क्या माना जाए तो फिर ये सारे रीजंस हैं, ये सब एक तरह से बेस बनते हैं कि आप किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। क्यों बीजेपी बच रही है इससे? ये पता नहीं नेतृत्व क्यों कर रहा है, वो इतनी सहनशीलता क्यों दिखा रहा है। इसका अगर ये बंगाल में होगा तो बाकी हमारे स्टेट्स में भी इस तरह से होगा। इतनी क्यों शांत है? आज चुनाव के बाद भी 2021 में जो हुआ, उस समय भी राष्ट्रपति शासन लग सकता था। कितने हिंदू क्षेत्र में छोड़कर भाग गए, किसी भी को दिख नहीं रहा है, वो सूझ नहीं रहा है जनता क्यों भाग रही है वहां से। और अभी जो बांग्लादेश के लिए जाने पर बॉर्डर पे जितने लोग हजारों की संख्या में जा, और जो जाते चलिए ठीक है सर। राम कुमार जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संदीप मिश्रा जी का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। संदीप जी, फिलहाल जो हालात बने उसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो राम कुमार जी को सैल्यूट करूंगा कि कम से कम उन्होंने इतना कहने की हिम्मत की कि केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल उठाने की हिम्मत की। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में हो गया है कि केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। भाई पश्चिम बंगाल का नेतृत्व को पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को उठा के फेंको। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। शेखर कुमार जी, आपका भी क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी सर, बताइए। ये देश ऐसा है कि देश की जनता को बार बार मैसेज जा रहा है कि आपके द्वारा चुनी हुई सरकारों के साथ
हम ईडी के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, और उस ईडी के का कोई भी ये कंक्लूजन नहीं दे पा रहे। इस देश की जनता ने जब अंग्रेजों को उखाड़ फेंका तो ये तो कुछ नहीं है, दो गुजराती यहाँ पर, और देश इस बात को पूरी तरीके से समझ रहा है कि जिस तरीके से तानाशाही इन्होंने मचा रखी है अपने एजेंसीज के थ्रू, तो अब धीमे धीमे, पहले जेल से दिल्ली में सरकार चली, अब ये ईडी की रेड में जाकर वो अपने संवैधानिक हक की रक्षा कर रही है ममता बनर्जी। और अच्छा, आगे शेखर इसके कुमार जी, आगे जो ममता होने बनर्जी वाला भी है तानाशाह की कि- तरह ही काम करती है, आपको नहीं लगता है? नहीं, ये देखिए, एक चुनाव के टाइम पे इन्होंने कहा एसआईआर हम करा रहे, जबकि एसआईआर का अब तक कोई तर्क पूर्ण जवाब नहीं दे पाए ज्ञानेश कुमार। तो अब उसके बाद भी ये इस वो तो अब तरीके लगभग की सभी ईडी राज्यों रेड, में कराया जाएगा, इलेक्शन इस कमीशन तो चुनाव तय को- कर चुका है। इस चुनाव को पूरी तरीके से इस रेड से पता लग चुका है कि ये भाजपा के हाथ से निकल चुका है। अदरवाइज ये आखिरी दाव भाजपा का था कि ममता बनर्जी की रणनीतियां हमें पता लग जाए और हम उसके थ्रू कहीं ना कहीं चुनाव को अपने पक्ष में कर पाए, और वो भी अब खत्म हो चुका है। भाजपा बहुत बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने जा ठीक रही है, है। राम कुमार जी ये क्या कहेंगे? आखिरी ममता बनर्जी को अपनी गली, अपने प्रदेश का कुछ मालूमात नहीं है। प्राइवेट एजेंसी के थ्रू वो चुनाव कर जीतेंगी, और चुनाव में तो ऐसा होता है कि कौन से उम्मीदवार को कब टिकट मिलेगी पता ही नहीं होता है उम्मीदवार को। उसकी रणनीति की बात कर रहे हैं कि 2 साल पहले टिकट दी ना जी, फैलाए। यानी आप कह रहे हैं राम कुमार जी, ये जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं कि कैंडिडेट की लिस्ट ले ली, डाटा ले लिया, सब गलत है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सब हर किसी को ये दिख रहा है कि आगामी समय में चुनाव होने हैं, अपनी अपनी रणनीति चल रहे हैं, चाहे हम बात करें टीएमसी की, चाहे बात करें बीजेपी की। लेकिन देखना होगा जनता इन लोगों का जो पूरा प्रकरण देख रही है, एपिसोड जो देख रही है, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ता है और आगामी चुनाव में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।